हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम ग्रॉक के माध्यम से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने वाले हैं। किस प्रकार से ग्रॉक ने चाणक्य की पोल खोली। हमने कुछ सवाल पूछने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि ग्रॉक इसके क्या आंसर देता है। तो हमने सबसे पहला सवाल पूछा कि कागज का आविष्कार कब हुआ था, क्योंकि इनके जो ब्राह्मणी ग्रंथ हैं वह कागज पर ही पाए जाते हैं। इनके कोई आर्कोलॉजिकल सबूत तो मिले नहीं। राम, कृष्ण और अन्य जो इनके देवी देवता हैं, ग्रंथ हैं, सब कागज पर ही मिला। तो हमने सबसे पहले यही जाना कि कागज का आविष्कार कब हुआ था। तो ग्रॉक ने क्या बताया कि कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में चीन में हुआ था। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि 105 ईस्वी में हुआ। इसे हान राजवंश के दौरान एक दरबारी अधिकारी लून ने विकसित किया था। अब हमने दूसरा सवाल पूछा कि भारत में कागज कब आया था पहली बार, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण था। क्योंकि इनके जो भी ग्रंथ हैं, जैसे मैंने बताया, सब कागज पर ही मिलते हैं। तो क्या बताया इन्हें कि कागज का प्रयोग भारत में विशेष रूप से 13वीं और 14वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान व्यापक रूप से फैला। 13वीं और 14वीं सदी में इसका व्यापक रूप से उपयोग हुआ। अब हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और चाणक्य के बारे में। तो सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य और उनके समकालीन राजाओं के पुरातात्विक सबूत क्या मिलते हैं, यह जानने का प्रयास किया। ग्रॉक ने इसका इंटरेस्टिंग जवाब दिया और क्या बताया ग्रॉक ने कि हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य उनके समकालीन राजाओं के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य के समय के स्तंभ जैसे अशोक स्तंभ, शिलालेख, सिक्के और पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना में उत्खनन से प्राप्त अवशेष, इसके प्रमाण हैं चंद्रगुप्त मौर्य की समकालीन राजाओं के साक्ष्य में सिकंदर के अभियान से संबंधित यूनानी लेख और सिक्के भी शामिल हैं। मौर्य काल के बौद्ध स्थल भी अप्रत्यक्ष साक्ष्य देते हैं। अब हमने और भी जानने का प्रयास किया और आगे सवाल पूछा कि चंद्रगुप्त मौर्य का सबूत कहाँ मिलता है और सही तरीके से समझाएं। तो ग्रॉक ने और अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर दिया। क्या बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के अस्तित्व और शासन के पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य कई स्रोत से मिलते हैं। हमें मतलब केवल पुरातात्विक से है। जो साहित्यिक सबूत है, जो साहित्य कागज पर लिखा है, वह तो 11वीं-12वीं शताब्दी में लिखा गया मुगल काल के दौरान, जो कि हमने इसी ग्रॉक के माध्यम से साक्ष्य पूछा। तो इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है, इसमें अवशेष मिले, जो कि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। और यहाँ उत्खनन में लकड़ी के विशाल ढांचे, दीवारें तथा जल निकासी प्रणाली मिली, जो उस काल की उन्नत शहरी योजना को दर्शाती है। कुम्हार में अशोक के समय में 80 स्तंभ वाले सभागार के भी अवशेष मौर्यकालीन स्थापत्य का प्रमाण है। हालांकि ये चंद्रगुप्त के पोते अशोक के हैं, लेकिन इसमें मौर्य राजवंश का उल्लेख है। ये शिलालेख मौर्य राजवंश की सीमा, प्रशासन और नीतियों को दर्शाते हैं। मौर्य काल के चांदी और तांबे के पंच चिन्हित सिक्के, जिसे पंच मॉक्ड कॉइन्स मिले हैं। हालांकि इस पर सीधे चंद्रगुप्त का नाम नहीं है, लेकिन ये उस काल के व्यापार और अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हैं। तो कुल मिलाकर हमें पाटलिपुत्र, अशोक के शिलालेख और सिक्कों पर उनका नाम लिखा है। लेकिन जब हमने चाणक्य के बारे में जाना, क्योंकि अगर चंद्रगुप्त मौर्य के किसी न किसी रूप से पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उनके गुरु तथाकथित चाणक्य के भी होना चाहिए। तो हमने सीधा सवाल पूछा। क्या पूछा कि क्या चाणक्य और उनके अर्थशास्त्र का कोई पुरातात्विक प्रमाण है? तो क्या बोला, ध्यान से समझना,
नहीं, चाणक्य या उनके अर्थशास्त्र का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जो कि कागजों पर है। इसकी रचना का श्रेय कौटिल्य, चाणक्य को दिया जाता है, लेकिन इसकी प्रमाणिकता और कालखंड को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सबसे पुरानी जो इसकी पांडुलिपि मिली है वह मध्यकालीन है, मतलब वहीं पहुंच गया 11वीं-12वीं सदी में, न कि समकालीन। कहाँ 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और कहाँ ये पांडुलिपि 11वीं-12वीं सदी का, जो कि जमीन आसमान का अंतर है, न कि समकालीन। चाणक्य के जीवन और कार्य मुख्यतः ऐतिहासिक ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित है। तो जो इनके ऐतिहासिक ग्रंथ है वो कब के हैं? 11वीं-12वीं सदी की, क्योंकि उसी समय पर कागज का आविष्कार तो नहीं हुआ था, लेकिन भारत में कागज का उपयोग हुआ था मुगल काल में। इसके अलावा हमने कुछ आगे सवाल पूछे जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी था कि चाणक्य का कहीं शिलालेख पर नाम मिलता है क्या? जिस प्रकार के अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें मौर्य वंश की जानकारी है, मौर्यकालीन शासन की, तो यदि ये चाणक्य गुरु हैं तो उनका भी नाम होना चाहिए। क्या बोलते हैं? नहीं। कौटिल्य अर्थात चाणक्य का नाम किसी समकालीन शिलालेख में नहीं मिलता। समकालीन मतलब उस समय की, उनके अस्तित्व और कार्यों की जानकारी मुख्य रूप से बाद के साहित्यिक स्रोतों जैसे पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथों एवं समकालीन पुरातात्विक साक्ष्य जैसे शिलालेख जो सीधे चाणक्य का उल्लेख करें उपलब्ध नहीं है। तो जो भी इनका नाम में मिलता है वह किताबों में मिलता है। फिर एक और हमने सवाल पूछा, क्या हम चाणक्य को पुरातात्विक आधार पर काल्पनिक मान सकते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर मिला वह मिला जुला मिला और सेटिस्फाई हम नहीं हुए, लेकिन बोलते हैं नहीं, पूरी तरीके से काल्पनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके नाम किताबें मिलते हैं, और किताब की स्थापना कब हुई, कब लिखे गए, आपको पता है। चाणक्य का उल्लेख कई प्राचीन साहित्यिक स्रोतों जैसे पुराण, बौद्ध, जैन ग्रंथ में मिलता है, जो उनकी ऐतिहासिकता का कुछ आधार देते हैं, लेकिन वही है 11वीं-12वीं सदी का मध्यकालीन। लेकिन समकालीन पुरातात्विक साक्ष्य शिलालेख न होने की वजह से उनकी पहचान और कालखंड पर सवाल है, क्योंकि नाम ही नहीं मिला है। तो हमने इसमें समझने का प्रयास किया और भी लिखा, उन्हें ऐतिहासिक मानने के लिए साहित्यिक प्रमाण ही मुख्य हैं। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं कि जो मुख्य प्रमाण हैं वह आर्कियोलॉजिकल प्रमाण हैं। साहित्य तो बाद में भी लिखे जा सकते हैं। जो पत्थर पर लिखा जाता है उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कागजों पर आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से ग्रॉक ने चाणक्य की पोल खोली। आपका इस बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।